जय हिंद। सुभाष चंद्र बोस और इंडियन नेशनल आर्मी के फर्स्ट फेज़ के बारे में बातचीत हमने इससे पिछले वाले सेशन में ख़त्म कर दी थी। हमने देखा था कि इंडियन नेशनल आर्मी को स्टैब्लिश किया मोहन सिंह ने, लेकिन मोहन सिंह और जापानीज़ ऑफिशियल्स के बीच में डिसएग्रीमेंट्स इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि अल्टीमेटली मोहन सिंह जी को कैप्चर कर लिया जाएगा और इसी के साथ इंडियन नेशनल आर्मी का फर्स्ट फेज़ खत्म हो जाएगा। एक तरीके से इंडियन नेशनल आर्मी डोरमेंट स्टेट में चली जाएगी। आज के सेशन में हम बात करेंगे इंडियन नेशनल आर्मी के सेकेंड फेज़ के बारे में। और ये जो सेकेंड फेज़ है इंडियन नेशनल आर्मी का, इसकी शुरुआत होगी तब जब सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुंचेंगे। लेकिन सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुंचेंगे उससे पहले जून 1943 में बोस साहब जो हैं वो टोक्यो जाएंगे, जापान जाएंगे और जापान के प्राइम मिनिस्टर टोजो से मिलेंगे। और प्राइम मिनिस्टर टोजो से सुभाष चंद्र बोस मिलेंगे अंडर द सूडोनिम आबिद हुसैन। सोचो कितने सारे नाम बदले बोस साहब ने सिर्फ एक गोल को अचीव करने के लिए। और गोल क्या है कि इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाना है, इस ब्रिटिश गवर्नमेंट को देश से बाहर निकालना है। बहुत जीनियस इंसान है, अगर आप पढ़ोगे तो आप फैसिनेट हो जाओगे। इनफैक्ट उस टाइम के ब्रिटिश ऑफिशियल्स के राइटिंग्स को, डोसाइस को अगर आप पढ़ोगे तो बहुत सारे ऑफिशियल्स ये कहते हैं कि पूरा ब्रिटिश इंटेलिजेंस इस एक आदमी को पकड़ने के पीछे लगा हुआ था, लेकिन ये आदमी हाथ नहीं आया। ब्रिटिश गवर्नमेंट की नाक के नीचे से निकल के जा रहे थे, अलग अलग नाम बदल रहे थे और अपने गोल के लिए काम कर रहे थे। सेकेंड फेज ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी की शुरुआत कब होगी? जब सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुंचेंगे। लेकिन उससे पहले जून 1943 में सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो जापान के प्राइम मिनिस्टर टोजो से मिलेंगे। अच्छा, सेकेंड फेज की शुरुआत होगी। कमांड जो है वो सुभाष चंद्र बोस के हाथ में जाएगी। लेकिन उससे पहले एक इंसान का रोल और बड़ा इंपॉर्टेंट है और वो है रास बिहारी बोस। हमने इनके बारे में पहले भी पढ़ा हुआ है। सचिन सान्याल और रास बिहारी बोस, ये दोनों लोग इंडिया में रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, प्लानिंग करेंगे। और जब ब्रिटिश गवर्नमेंट इनके पीछे पड़ जाएगी तो रास बिहारी बोस जो हैं वो जापान आ जाएंगे 1915 में। ही फ्लेड अवे टू जापान इन 1915 और इवेंचुअली जापान के नेचुरलाइज्ड सिटीजन बन जाएंगे। और जापान में रहते हुए ये इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के लिए कामकाज करना शुरू करेंगे। इनफैक्ट ही विल एस्टैब्लिश द इंडियन क्लब ऑफ टोक्यो और जगह जगह पे जाके लेक्चर्स देंगे और बोलेंगे वेस्टर्न इंपीरियलिज्म के अगेंस्ट में। रास बिहारी बोस जो हैं वो बहुत हैवीली इंप्रेस थे सुभाष चंद्र बोस से। हालांकि रास बिहारी बोस सुभाष चंद्र बोस से बड़े हैं। सुभाष चंद्र बोस पैदा हुए हैं 1897 में और रास बिहारी बोस पैदा हुए हैं 1886 में। हाँ, 1885 कांग्रेस का फॉर्मेशन, 1886 में रास बिहारी बोस वॉज बॉर्न। तो रास बिहारी बोस सुभाष चंद्र बोस से बड़े थे, लेकिन ही वॉज हैवीली इम्प्रेस्ड बाय सुभाष चंद्र बोस। और जब इंडियन नेशनल आर्मी की फाउंडेशन रखी गई बाय मोहन सिंह, और ये फाउंडेशन कहाँ रखी गई थी? सिंगापुर में रखी गई थी। उस टाइम पर रास बिहारी बोस टोक्यो में रहा करते थे। तो रास बिहारी बोस बड़े एक्साइटेड थे और वो टोक्यो से साउथ ईस्ट एशिया आते हैं इस इंडियन नेशनल आर्मी में पार्टिसिपेट करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए। फिर मोहन सिंह जी को अरेस्ट कर लिया गया और उसके बाद बैंकॉक में एक कॉन्फ्रेंस हुई। और ये जो बैंकॉक की कॉन्फ्रेंस है, उस टाइम पे बैंकॉक भी जापान के अंडर हुआ करता था। इस कॉन्फ्रेंस में इंडियन नेशनल आर्मी को इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के अंडर प्लेस कर दिया गया। ये जो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग है इसको स्टैब्लिश किया था रास बिहारी बोस ने 1942 में इन टोक्यो। मतलब इस इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के चेयरमैन कौन थे? रास बिहारी बोस थे। एक तरीके से इंडियन नेशनल आर्मी की जो कमांड है वो किसके हाथ में आ गई? रास बिहारी बोस के हाथ में आ गई। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इंडियन नेशनल आर्मी बहुत ज़्यादा एक्टिव थी नहीं। और इसी दौरान सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो टोक्यो जाएंगे और टोक्यो जाकर जापान के प्राइम मिनिस्टर टोजो से मिलेंगे। जापान ये चाहता था कि इंडियन नेशनल आर्मी को लीड करें सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र ने बोला कि ठीक है, मैं लीड करूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो सिंगापुर जाएंगे और सिंगापुर जाके रास बिहारी बोस से मिलेंगे। रास बिहारी बोस आपको बताएंगे कि देखो जापान ये चाहता है कि इंडियन नेशनल आर्मी को मैं लीड करूं। और रास बिहारी बोस जो कि बहुत हैवीली इम्प्रेस थे सुभाष चंद्र बोस से, वो बहुत हैप्पीली इंडियन नेशनल आर्मी और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग दोनों का कंट्रोल और लीडरशिप सुभाष चंद्र बोस को प्रोवाइड कर देंगे इन जुलाई 1943। सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो इंडियन नेशनल आर्मी के सुप्रीम कमांडर बनेंगे ऑन अगस्त 25, 1943। बहुत सिंपल सी बातचीत है। कहानी क्या है कि सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले 1943 जून में सुभाष चंद्र बोस
जापान के प्राइम मिनिस्टर टोजो से मिलेंगे टोक्यो जाकर। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस साहब की अपनी कहानी है, लेकिन उससे पहले बड़े सारे लोगों ने इंडियन नेशनल आर्मी और इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट को मजबूत करने के लिए काम किया है, जिनमें एक थे मोहन सिंह जो कि इंडियन नेशनल आर्मी को स्टैब्लिश करेंगे, और दूसरे थे रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस जो हैं वो इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के लिए काम कर रहे थे, जापान के नेचुरलाइज सिटीजन बन गए थे, मतलब एक तरीके से पूरी फाउंडेशन को ले डाउन कर रहे थे, वो फाउंडेशन जिसके ऊपर सुभाष चंद्र बोस बिल्डअप करेंगे। जब मोहन सिंह के हाथ से कमांड को ले लिया गया तो एक कॉन्फ्रेंस हुई बैंकॉक में, और इस कॉन्फ्रेंस के थ्रू इंडियन नेशनल आर्मी को प्लेस कर दिया गया अंडर इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, जिसके चेयरमैन थे रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस के अंडर एक तरीके से इंडियन नेशनल आर्मी थी। जापान ये चाहता था कि सुभाष चंद्र बोस इंडियन नेशनल आर्मी को लीड करें, और रास बिहारी बोस ने बड़ा हैप्पीली कंट्रोल दे दिया इंडियन नेशनल आर्मी का टू सुभाष चंद्र बोस, एंड सुभाष चंद्र बोस became the supreme commander of Indian National Army on August 25, 1943, और यहाँ से शुरुआत होगी इंडियन नेशनल आर्मी के सेकेंड फेज की। अच्छा, रास बिहारी बोस जो हैं ही विल पास अवे ऑन जनवरी 21, 1945। रास बिहारी बोस साहब की एक लंग कोलैप्स हो जाएगी, और उसके बाद धीरे धीरे ही विल अल्टीमेटली डाई ऑन जनवरी 21, 1945 एट द एज ऑफ 58। सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो सुप्रीम कमांडर बन गए हैं इंडियन नेशनल आर्मी के 25 अगस्त 1943 को 1943 को। सुभाष चंद्र बोस जब सुप्रीम कमांडर बन जाएंगे तो अक्टूबर 21, 1943 को सुभाष चंद्र बोस अनाउंस करेंगे प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया के फॉर्मेशन का। ये जो प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया है, इसको कहाँ फॉर्म किया जाएगा? इसको फॉर्म किया जाएगा सिंगापुर में। इस प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन बनेंगे? खुद सुभाष चंद्र बोस बनेंगे। फॉरेन अफेयर्स और वॉर का जो पोर्टफोलियो है वो किसके हाथ में होगा? सुभाष चंद्र बोस के खुद के हाथ में होगा। फाइनेंस का पोर्टफोलियो किसके हाथ में होगा? एस.सी. चैटर्जी के हाथ में होगा। ब्रॉडकास्टिंग का पोर्टफोलियो किसके हाथ में होगा? एम.ए. अय्यर के हाथ में होगा। और विमेन डिपार्टमेंट किसके हाथ में होगा? लक्ष्मी स्वामीनाथन के हाथ में होगा। अक्टूबर 21, 1943 को सुभाष चंद्र बोस साहब ने अनाउंस किया प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया के फॉर्मेशन का। कहाँ पे? सिंगापुर में। और इसी दौरान सुभाष चंद्र बोस बड़ा फेमस स्लोगन देंगे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये स्लोगन कहाँ दिया गया? ये दिया गया मलाया में। और ये जो प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया है, ये प्रोविजनल गवर्नमेंट ब्रिटेन के ऊपर और यूएस के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर देगी। और बड़ी बात यह है कि जब ये प्रोविजनल गवर्नमेंट वॉर डिक्लेयर करेगी तो इस गवर्नमेंट को एक्सेस पावर्स रिकॉग्नाइज करेंगी, मतलब इस थ्रेट को सीरियसली लेंगी। हमने ये भी पढ़ा है कि जो इंडियन नेशनल आर्मी है, जब ये सुभाष चंद्र बोस साहब के अंडर आएगी तो इसमें एक विमेन रेजिमेंट को फॉर्म किया जाएगा। और ये जो विमेन रेजिमेंट होगी इसको क्या नाम दिया जाएगा? रानी झांसी रेजिमेंट। और इसको लीड कौन करेगा? इसकी कमांड किसके हाथ में होगी? लक्ष्मी सहगल। किसके हाथ में होगी? लक्ष्मी सहगल या फिर लक्ष्मी स्वामीनाथन। इसी फेज के दौरान जनवरी 1944 में इंडियन नेशनल आर्मी के हेडक्वार्टर्स को शिफ्ट किया जाएगा। और कहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा? रंगूल में शिफ्ट किया जाएगा। इसी फेज के दौरान सुभाष चंद्र बोस चलो दिल्ली का कॉल देंगे इस इंडियन नेशनल आर्मी को। नवंबर 6, 1943 को अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स जो हैं वो जापानीज आर्मी हैंडओवर कर देगी किसको? इंडियन नेशनल आर्मी को। अभी बेहद रिसेंटली 2-3 साल पहले ही उन आइलैंड्स के नाम बदले गए। एक का नाम रखा गया है शहीद द्वीप और दूसरे का रखा गया है स्वराज द्वीप। ये जो इंडियन नेशनल आर्मी ने किया, इसको अप्रिशिएट करने के लिए, इसको कमेमोरेट करने के लिए इन दोनों आइलैंड्स के नाम बदले गए। क्या रखा गया? शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप। नवंबर 6, 1943 को अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का जो कंट्रोल है वो जापानीज आर्मी किसको दे देगी? इंडियन नेशनल आर्मी को दे देगी। जुलाई 6, 1944 को बोस साहब महात्मा गांधी को एड्रेस करेंगे एज फादर ऑफ द नेशन। राष्ट्रपिता पहली बार महात्मा गांधी को किसने बुलाया? सुभाष चंद्र बोस ने बुलाया। और यहाँ से दिखता है कि बोस साहब गांधी जी से आइडियोलॉजिकली अलग थे, लेकिन उसके बावजूद बेहद रिस्पेक्ट करते थे महात्मा गांधी की। और ये जो फादर ऑफ द नेशन बुलाया, ये कहाँ से बुलाया? आज़ाद हिंद रेडियो से बुलाया। इनफैक्ट इसी एड्रेस के दौरान बोस साहब ने ये कहा कि अब हमें गांधी जी की ब्लेसिंग्स चाहिए फॉर इंडियाज़ लास्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। बोस साहब का ये मानना था कि अब आईएनए इंडिया को आज़ाद करा लेगी, ब्रिटिश गवर्नमेंट को बाहर निकाल देगी। ये इंडिया का लास्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है और इसके लिए हमें गांधी जी की ब्लेसिंग्स चाहिए। एक इंडियन नेशनल आर्मी की बटालियन जिसको लीड कर रहे थे शाह नवाज, वो जाएगी
और जापानीज आर्मी को अकम्पनी करेगी टू इंडो बर्मा फ्रंट और इम्पाल कैंपेन में पार्टिसिपेट करेगी। लेकिन जब ये बटालियन जाएगी जापानीज आर्मी के साथ में, तो इस बटालियन के साथ में बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा बाय द जापानीज आर्मी। जापानीज आर्मी के छोटे छोटे काम करने के लिए इन लोगों को फोर्स किया जाता था, तो मतलब खूब सारा डिस्क्रिमिनेशन भी फेस करना पड़ा इन इंडियन नेशनल आर्मी के सोल्जर्स को। देखो आज का जितना भी सेशन है उसमें फैक्ट्स ज़्यादा हैं और फैक्ट्स आपको याद रखने पड़ेंगे। जैसे आपको ये याद रखना पड़ेगा कि सुभाष चंद्र बोस साहब को इंडियन नेशनल आर्मी की कमांड कब मिली या सुप्रीम कमांडर कब बने, 25 अगस्त 1943 को। कब बने? 25 अगस्त 1943 को। दूसरा आपको याद रखना पड़ेगा कि प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया को कब फॉर्म किया गया? अक्टूबर 21, 1943 को। कहाँ पे फॉर्म किया गया? सिंगापुर में फॉर्म किया गया। फिर आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि 6 नवंबर 1943 को अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का कंट्रोल जापानीज आर्मी ने किसको दे दिया? इंडियन नेशनल आर्मी को दे दिया। इन्हीं में 2 आइलैंड्स हैं जिनको रीनेम किया गया है, शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप। 6 जुलाई 1944 को बोस साहब ने महात्मा गांधी को एड्रेस किया एज फादर ऑफ द नेशन। पहले इंसान जो कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता बुलाएंगे वो कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। ये बेसिक सिंपल सी चीज़ें हैं। एक पेज लो और उस पेज में इन डेट्स को लिखो और छोटे छोटे पॉइंटर्स में लिखो कि इन डेट्स को क्या हुआ है। 2-4 बार देखोगे ये चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। अच्छा, आज़ाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी बर्मा को क्रॉस करेगी और पहली बार इंडियन सॉइल के ऊपर खड़ी होगी, इंडियन सॉइल पर अपना पैर रखेगी ऑन मार्च 18, 1944। मतलब पहली बार इंडियन आर्मी, इंडियन सोल्जर्स से बनी हुई आर्मी इंडियन सॉइल के ऊपर खड़ी हुई है। और ये जो आर्मी है ये कोहिमा की तरफ जाएगी, इम्फाल की तरफ जाएगी। और अप्रैल 14 को बहादुर ग्रुप हुआ करता था इस इंडियन नेशनल आर्मी में, उसको लीड कर रहे थे, उसकी कमांड थी कर्नल मलिक के हाथ में। ये जो बहादुर ग्रुप है इंडियन नेशनल आर्मी का, ये इंडियन नेशनल आर्मी के फ्लैग को होइस्ट करेगा मोइरांग मणिपुर में। कहाँ पे? मोइरांग मणिपुर में। और ये पहली बार ऐसा हो रहा था कि इंडिया की मेनलैंड पे इंडियन नेशनल आर्मी का फ्लैग होइस्ट किया गया था। और ये जो मोइरांग मणिपुर है इसका कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल लगभग 3 महीने तक इंडियन नेशनल आर्मी के हाथ में रहेगा। मतलब एक टाइम ऐसा भी है जब इंडियन नेशनल आर्मी इंडिया की किसी टेरिटरी को एडमिनिस्टर कर रही है। लेकिन फिर अलाइड फोर्सेस जो हैं वो वापस से अपने टेरिटरीज़ को रिक्लेम करने की शुरुआत कर देंगे। ब्रिटेन वगैरह अपने टेरिटरीज़ को रिक्लेम करने की शुरुआत कर देंगे। और जब ब्रिटेन अग्रेसिवली पुश करेगा तो इंडियन नेशनल आर्मी को और जापानीज आर्मी को विड्रॉ करना पड़ेगा ऑन जुलाई 18, 1944। जुलाई 18, 1944 को इंडियन नेशनल आर्मी को मोइरांग मणिपुर से विड्रॉ करना पड़ेगा। और एक बार जब विड्रॉ करने की शुरुआत करी तो फिर दोबारा कभी मौका नहीं मिला इंडियन नेशनल आर्मी को वापस से रिटेलिएट करने का। ये जो रिट्रीट है, ये जो विड्रॉल है, ये कंटिन्यू रहेगा टिल मिड 1945 और फाइनली 15 अगस्त 1945 को जापान सरेंडर कर देगा। और जैसे ही जापान सरेंडर करेगा वैसे ही इंडियन नेशनल आर्मी भी सरेंडर कर देगी। 15 अगस्त 1945 को इंडियन नेशनल आर्मी ऑल्सो सरेंडर्ड। ऐसा कहा जाता है कि 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस डाइड मिस्टीरियसली इन एन एयर क्रैश एट ताइपी, ताइवान। लेकिन ये कहा जाता है, इस पे बहुत सारी थ्योरीज हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं साहब, इसके बाद भी जिंदा रहे सुभाष चंद्र बोस। अपनी अपनी थ्योरीज हैं, उन थ्योरीज को पढ़ोगे बड़ा मजा आएगा। लेकिन हाँ, रिपोर्ट ये किया जाता है कि 18 अगस्त 1945 को एक एयर क्रैश में सुभाष चंद्र बोस साहब पास्ड अवे। तो आपको ये भी याद रखना है। बहुत सिंपल, आज का जितना भी अपना सेशन है उसमें फैक्ट्स ज़्यादा हैं और ये फैक्ट्स ऐसे हैं जो कि आगे तक काम आएंगे। डेट्स अगर याद रह जाएं तो बहुत अच्छी बात है, अगर डेट्स याद नहीं रहती हैं तो थोड़ी दिक्कत वाली बात है। और डेट्स याद रखने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, एक पेज लो और ऑर्डर में डेट्स को लिखो और छोटा छोटा उनके सामने लिखो कि कब क्या किया गया है। उस पेज को 5-7 बार 10 बार रिवाइज करो, ऑटोमेटिक चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। एक बार फिर से देख लेते हैं जो भी अपन ने पढ़ा है। अच्छा, फिर से देखें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो, बिकॉज लाइक दबाना ज़रूरी है। यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है, जब आप लाइक का बटन दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो। इतना रट गया ये मेरे को कि अब नींद में भी यही बोल रहा हूँ मैं। शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को, जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अच्छा,
हमने बात की कि ये जो सेकंड फेज़ ऑफ INA है इसकी शुरुआत कब होगी, जब सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुंचेंगे। लेकिन सिंगापुर पहुंचने से पहले जून 1943 में बोस साहब टोक्यो जाएंगे और जापान के प्राइम मिनिस्टर टोजो से मिलेंगे। उससे पहले तक ये जो इंडियन नेशनल आर्मी है इसकी कमांड किसके हाथ में थी, इसकी कमांड थी इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के हाथ में, जिसके चेयरमैन थे रास बिहारी बोस। लेकिन जापान चाहता था कि सुभाष चंद्र बोस INA को लीड करें, तो बड़ा हैप्पीली रास बिहारी बोस साहब ने INA का कंट्रोल किसको दे दिया, सुभाष चंद्र बोस को दे दिया। सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो इंडियन नेशनल आर्मी के सुप्रीम कमांडर बनेंगे 25 अगस्त 1943 को। और अक्टूबर 21, 1943 को सुभाष चंद्र बोस प्रोविजनल गवर्नमेंट फॉर फ्री इंडिया को फॉर्म करेंगे एट सिंगापुर। अपना फेमस स्लोगन देंगे कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है ये ब्रिटेन और US के ऊपर वॉर को डिक्लेयर करेगी। इस इंडियन नेशनल आर्मी में विमेंस रेजिमेंट को स्टैब्लिश किया जाएगा जिसका नाम क्या था, रानी झांसी रेजिमेंट। INA के हेडक्वार्टर्स को शिफ्ट किया जाएगा टू रंगून, कब, जनवरी 1944 में। नवंबर 6, 1943 को अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का जो कंट्रोल है वो जापानीज आर्मी ने किसको दे दिया, इंडियन नेशनल आर्मी को दे दिया। जुलाई 6, 1944 को बोस साहब महात्मा गांधी को एड्रेस करेंगे एज फादर ऑफ द नेशन। ये सारी चीज़ें चल रही थी और इसके बाद अल्टीमेटली आज़ाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी पहली बार मार्च 18, 1944 को इंडियन सॉइल पे अपना कदम रखेगी और धीरे धीरे कोहिमा इम्फाल की तरफ एडवांस करेगी। अप्रैल 14 को 1944 में पहली बार इंडियन सॉइल के ऊपर इंडियन नेशनल आर्मी अपना फ्लैग होइस्ट करेगी। कहाँ पे, मोइरांग मणिपुर में। और ये जो मोइरांग मणिपुर है इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल लगभग 3 महीने तक इंडियन नेशनल आर्मी के हाथ में रहेगा। लेकिन फिर अलाइड फोर्सेस, ब्रिटिश फोर्सेस रिट्रीट करेंगी, या ये कहें रिटेलिएट करेंगे, रिट्रीट इज द रॉन्ग वर्ड, रिटेलिएट करेंगी और वापस से अपने टेरिटरी को रिक्लेम करेंगे। और जब ब्रिटिश फोर्सेस आएंगी, जब अलाइड फोर्सेस आएंगी, तो इंडियन नेशनल आर्मी को और जापानीज आर्मी को विड्रॉ करना पड़ेगा ऑन जुलाई 18, 1944। और फाइनली 15 अगस्त 1945 को जापान सरेंडर कर देगा। इसी के साथ इंडियन नेशनल आर्मी भी सरेंडर कर देगी। ऐसा कहा जाता है कि अगस्त 18, 1945 को सुभाष चंद्र बोस साहब डाइड इन एन एयर क्रैश एट ताइवान। हालांकि इसके ऊपर बहुत सारी थ्योरीज हैं, आप चाहो तो पढ़ सकते हो। इसके साथ आज की अपनी बातचीत खत्म हो गई। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।